बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के हवाले से है और इसका चैप्टर 1 हम देखेंगे, जिसमें सेक्शन है सेक्शन 1 से लेके 4 तक। तो सबसे पहले हम इसके टाइटल को ज़रा समझते हैं कि लैंड रेवेन्यू एक्ट इसका क्या मतलब है। यहाँ पे लैंड का मतलब है एग्रीकल्चरल लैंड, ज़राई ज़मीन, और रेवेन्यू का मतलब है टैक्स। तो इसका मतलब हुआ कि ज़राई ज़मीनों का टैक्स। तो अब जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है उसके ऊपर से कैसे टैक्स लिया जाएगा, किस शख्स से लिया जाएगा और कितना लिया जाएगा और कब लिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें इस लैंड रेवेन्यू एक्ट में बताई गई हैं और हम सेक्शन बाय सेक्शन इस पूरे एक्ट को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो ज़राई ज़मीनों के ऊपर जो टैक्स लिया जाता है वो सूबाई हुकूमत लेती है, तो वो उसका पूरे तरीक़ाकार इस एक्ट में बताया गया है और ये पंजाब का लैंड रेवेन्यू एक्ट है। तो सबसे पहले इसका हम सब सेक्शन 1 देखते हैं, जो कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में बताता है। यानी सब सेक्शन 1 में कहते हैं कि जो इस एक्ट का टाइटल होगा वो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 होगा, और दूसरे कहते हैं कि इसका एक्सटेंट जो है वो पूरे सूबे पंजाब पे है, यानी पंजाब में जितनी भी ज़राई ज़मीनें हैं उन तमाम ज़राई ज़मीनों पे यही एक्ट जो है ये लागू होगा, सिवाय कबाइली इलाक़ाजात की, यानी कबाइली एरिया जो होते हैं वहाँ पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और सब सेक्शन 3 इसके कमेंसमेंट के बारे में बताता है कि ये जो कानून है ये कब ऑपरेशन में आएगा। तो इस सब सेक्शन 3 में बताया गया है कि जो सूबाई हुकूमत है वो जिन जिन एरियाज़ पे इस एक्ट को अप्लाई करना चाहती है, लागू करना चाहती है, तो नोटिफिकेशन के ज़रिए उसी नोटिफिकेशन जारी करेंगी सूबाई हुकूमत, और उस नोटिफिकेशन में उस एरिया का नाम और डेट का नाम लिखा जाएगा कि किस डेट से किस एरिया पे ये एक्ट या इसके सेक्शंस अप्लाई होंगे। और इसका सेक्शन 2 है पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजंस अनसूटेड देयर टू। इसके सब सेक्शन 1 में कहते हैं कि ये एक्ट जिस एरिया पे ऑलरेडी वहाँ पे ये लागू होगा, वहाँ पे अप्लाई होगा, इसकी एप्लीकेशन जारी होगी, लेकिन फिर अचानक ऐसे सूबाई हुकूमत को लगता है कि इस एक्ट के जो सेक्शंस है, जो प्रोविजंस है, वो यहाँ पे अनसूटेड है, यानी यहाँ पे अप्लाई नहीं होने चाहिए, तो फिर जो सूबाई हुकूमत है वो नोटिफिकेशन जारी करेंगी उस एरिया के बारे में कि इस एरिया पे लैंड रेवेन्यू एक्ट के जो ये सेक्शन है ये अप्लाई नहीं होंगे। और जब तक वो नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं होता, रिसाइंड नहीं होता, तो वही सेक्शन वहाँ पे फिर अप्लाई नहीं होंगे। जब वो नोटिफिकेशन उसको हुकूमत ख़त्म कर देंगी तो फिर वहाँ पे वही सेक्शंस जिनको एक्सक्लूड किया गया था वो दोबारा से उसकी एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी। और सब सेक्शन 2 में कहते हैं कि जब तक वो नोटिफिकेशन बरकरार रहता है उस एरिया पे, तो उस जो सेक्शन जिनको एक्सेप्ट किया गया है, जिनको निकाल दिया गया है उस एरिया पे, तो वहाँ पे फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाएंगी। उन रूल्स के मुताबिक फिर उस एरिया का जो वहाँ पे वर्क होगा, जो बिज़नेस होगा, लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत वो चलाया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 3 एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट। अब देखिए, जैसे कि शुरू में हमने देख लिया कि जो ज़राई ज़मीनें होती हैं उनके ऊपर ये लैंड रेवेन्यू एक्ट ये अप्लाई होगा, लेकिन अब कोई ऐसी ज़मीन है जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है, वहाँ पे काश्तकारी हो रही है, लेकिन कोई बंदा वहाँ पे घर बना देता है, तो फिर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो नोटिफिकेशन जारी करेंगी उस एरिया के हवाले से कि ये पहले ज़राई ज़मीन थी, अब ये लैंड जो है ये यहाँ पे इस पे घर बन गया, तो इस एरिया पे अब लैंड रेवेन्यू अप्लाई नहीं होगा। यानी जिन जिन जो जो ज़मीनें ज़राई दायराकार से निकल जाएंगी तो वहाँ पे ये एक्ट भी अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद है यहाँ पे सेक्शन 4 डिफिनीशन। सेक्शन 4 डिफिनीशन यहाँ पे कुछ ऐसे अल्फाज को डिफ़ाइन करता है कि ये अल्फाज इस एक्ट में जब भी आगे यूज़ होंगे तो आपने इसका सिर्फ यही मतलब लेना है जो कि अभी यहाँ पे डिफ़ाइन किया जाएगा सेक्शन 4 में। क्योंकि ऐसे होता है कि कुछ अल्फाज का मतलब एक लॉ में कुछ और होता है और किसी दूसरे लॉ में कुछ उसका मतलब कुछ और होता है। तो जो डिफिनीशन का सेक्शन होता है ये हमेशा ऐसे अल्फाज को डिफ़ाइन करता है कि इसमें यहाँ पे जो भी इसका मतलब लिया जाएगा वो पूरे एक्ट में उसका यही मतलब होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एग्रीकल्चर ईयर को डिफ़ाइन करते हैं कि एग्रीकल्चर ईयर कौन सा होगा, ज़राई साल का आगाज़ कब होगा। तो एग्रीकल्चर ईयर का मतलब यहाँ पे है कि जो 1 जुलाई होगा,
1 जुलाई यहाँ से एग्रीकल्चर ईयर का आगाज़ होगा। या इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू है वो सूबाई हुकूमत से परमिशन लेगी, और अगर किसी और डेट को वो स्पेसिफ़ाई करना चाहे तो फिर नोटिफिकेशन के ज़रिए बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू बताएंगी कि ज़राई साल का आगाज़ 1 जुलाई से नहीं बल्कि इस डेट से होगा। लेकिन ऑर्डनरी जो होता है ज़राई साल का आगाज़ वो 1 जुलाई से ही होता है। उसके बाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर को यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। तो इसमें कहते हैं कि जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एक्ट है, इसमें जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर का मतलब है वही मतलब यहाँ पे भी होगा। और एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, अब कोई शख्स अगर ज़राई ज़मीन के ऊपर वो टैक्स जो है वो टाइम पे नहीं करता तो वो उसके एरियर बन जाएंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि मींस लैंड रेवेन्यू विच रिमेंस अनपेड आफ्टर द डेट ऑन विच इट बिकम्स पेएबल। अब जैसे कि हमारे घर में गैस और बिजली का बिल आता है तो उसमें हमें टाइम दिया होता है कि आपने इस तारीख तक इसको अदा करना है, अगर अदा नहीं करेंगे तो फिर आपसे ऊपर सरचार्ज लिया जाएगा। तो वो अगर टाइम पर बंदा पे नहीं करता तो वो एरियर बन जाते हैं। तो अगर कोई शख्स टाइम पे टैक्स अदा नहीं करता तो उसको कहा जाएगा एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब यहाँ पे असेसमेंट सर्कल को डिफ़ाइन किया गया है, इसको ज़रा तफसील से समझते हैं। असेसमेंट सर्कल का मतलब ये है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं वो ज़मीनों पे जाते हैं और वहाँ पे असेसमेंट करते हैं ज़मीनों की, यानी वो ज़मीन को देखते हैं कि ये ज़मीन किस तरह का पैदावार दे रही हैं, अच्छा पैदावार दे रही हैं या कम पैदावार देती हैं। तो अगर ऐसी ज़मीनें होती हैं कि जो एक साथ मौज़े होते हैं, मौज़े में बहुत सारी ज़मीनें आ जाती हैं, बहुत सारे लोग उसके मालिक होते हैं, उस हर ज़मीन के अपना अपना मालिक होता है। तो अब अगर बहुत सारे मौज़े हैं और वो तमाम मौज़े एक ही जैसे पैदावार देती हैं तो जो बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू है वो उनका एक ग्रुप बना देंगी तहरीरी तौर पे, अपने रिटर्न में ये लिख देंगे कि ये जो 4 है 5 है जितने मौज़े हैं ये तमाम के तमाम एक जैसे पैदावार देती हैं, तो इनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। तो वो तहरीरी तौर पर अपने पास लिख देते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टेट। तो वो तमाम जो स्टेट होती हैं उसको असेसमेंट सर्कल कहा जाता है। उसके बाद बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू को डिफ़ाइन किया गया है। तो कहते हैं कि पंजाब बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू एक्ट 1957, इसमें जो बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू का मतलब है वही मतलब यहीं पे भी लिया जाएगा। उसके बाद है बाउंड्री मार्क। बाउंड्री मार्क का मतलब ये है कि जब कोई रेवेन्यू ऑफिसर ज़मीनों पे जाता है, वहाँ पे ज़मीनों की निशानदही करता है, तो वो कुछ निशान लगाता है, कोई पत्थर रख लेता है, कोई झंडा लगा देता है, कोई चीज़ ऐसी कोई निशान जब वो लगाएगा कि ये ज़मीन इसकी लिमिट्स यहाँ से यहाँ तक है, इस बंदे की ज़मीन यहाँ से यहाँ तक है, तो वो जब ज़मीनों की इस तरह से निशानदही करेगा और वहाँ पर वो कोई निशान लगाएगा तो उसको बाउंड्री मार्क कहा जाएगा। उसके बाद है कमेंसमेंट, शेल मीन द डे ऑन विच दिस एक्ट और एनी प्रोविजन देयर ऑफ एज द केस में बी कम्स इनटू ऑपरेशन। तो ये जो एक्ट है लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये जब किसी एरिया पे अप्लाई होगा या इसके कुछ सेक्शंस अप्लाई होंगे तो जिस दिन से अप्लाई होगा तो उसको कमेंसमेंट कहा जाएगा, आगाज़। अब डिफ़ाल्टर को यहाँ पे डिफ़ाइन किया, डिफ़ाल्टर कौन शख्स है कि जो शख्स टाइम पे लैंड रेवेन्यू वो पे नहीं करता, एरियर को वो पे नहीं करता, तो उसको डिफ़ाल्टर कहा जाएगा। देखिए, मीन्स अ पर्सन लायबल फॉर एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एज श्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ एरियर। कहते हैं डिफ़ाल्टर का मतलब वो है कि जो शख्स एरियर बकायाजात पे नहीं करता लैंड रेवेन्यू के, तो उसको डिफ़ाल्टर कहा जाएगा। या वो शख्स जो कि ज़मानत लेता है, वो रेवेन्यू कोई शख्स देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने लैंड रेवेन्यू पे करना है लेकिन मैंने टाइम पे नहीं किया तो मैं डिफ़ाल्टर हो गया। अब कोई दूसरा शख्स आता है, वो मेरी ज़िम्मेदारी लेता है, रेवेन्यू ऑफिसर से कहता है कि मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि ये शख्स ये टाइम पे, आप जो टाइम बताएंगे, जो डेट बताएंगे, उस तक ये रेवेन्यू जो एरियर है वो पे करेगा। तो अब अगर मैं उस टाइम तक जो कि मुझे दे दिया गया एज श्योरिटी, मुझे टाइम दे दिया गया कि मैं इस टाइम तक इस डेट तक एरियर पे करूँगा, तो अब अगर मैं पे नहीं करता तो जो श्योरिटी है मेरा वो भी डिफ़ॉल्टर में शामिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इनकम्बरेंस को बयान किया गया है कि कोई ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है, कोई टैक्स होता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल हुआ होता है, तो उस ज़मीन को, उस चीज़ के बारे में उसको इनकम्बरेंस कहा जाता है। फिर यहाँ पे स्टेट को डिफ़ाइन किया गया है। स्टेट का मतलब है मौज़ा। अब मौज़ा क्या है कि स्टेट मीन्स एनी एरिया। स्टेट का मतलब ऐसा इलाका कि जिसके लिए एक सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट मौजूद होता है। रिकॉर्ड ऑफ राइट का मतलब ये है कि जैसे पटवारी के पास रिकॉर्ड होता है तमाम ज़मीनों का कि किस ज़मीन का कौन सा शख्स मालिक है, तो ये रिकॉर्ड होता है जिसमें हर शख्स की मलकियत के बारे में वो तफसीलात दर्ज होती हैं। तो ऐसा एरिया जिसका रिकॉर्ड ऑफ राइट मौजूद होता है और उसकी सेपरेट असेसमेंट हुई हो, यानी कि कितना लैंड रेवेन्यू पे किया जाएगा किन किस ज़मीन पे,
और उसके बाद जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो डिक्लेयर करेगा, नोटिफिकेशन के ज़रिए बताएगा कि कौन से मौजे की जो लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद होल्डिंग को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। होल्डिंग मीन्स अ शेयर और पोर्शन ऑफ एन एस्टेट हेल्ड बाय वन लैंड ऑनर और जॉइंटली बाय टू और मोर लैंड ऑनर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस्टेट जो है मौज़ा, उसमें बहुत सारी ज़मीनें होती हैं और उनके डिफरेंट लोग जो है वो मालिक होते हैं। तो जितने उसमें मालकान होंगे, जिस पोर्शन पे उनका जो उनकी जिस पोर्शन के वो मालिक होंगे, तो उस पोर्शन को एक नंबर अलॉट किया जाता है जिसको होल्डिंग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे इरिगेटेड लैंड को डिफ़ाइन किया गया है। इरिगेटेड लैंड वो है कि जो ट्यूबवेल, कैनाल और वेल और ये तमाम चीज़ों से जो जिनको काश्त किया जाता है, क्योंकि इरिगेटेड जो सैराब ज़मीनें जो होती हैं जिनको मुसलसल पानी मिलता है और वो एक अच्छा फसल देती हैं, तो वो इरिगेटेड लैंड होती हैं। यहाँ पे है कानून गो शेल बी डीम टू इंक्लूड अ सुपरवाइजर ठप्पेदार। तो सिंपल सी बात यह है कि जो पटवारी होता है, पटवारी जब प्रमोट होता है, पटवारी की तरक्की होती है, तो वो जाके कानून गो बनता है। और कानून गो का काम ये है कि वो पटवारी की कानूनी मामलात में मदद करें। इसके बाद यहाँ पे लैंड लॉर्ड को डिफ़ाइन किया गया है। इसको हम एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे अब मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीनें हैं और मैं ख़ुद तो उसको ना वहाँ पे काश्त कर सकता हूँ, ना मैं टेनेंट को लगा सकता हूँ, तो मैं किसी और शख्स को दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको वो ज़मीन दे दी है, मैं आपको कहता हूँ कि आप ये मेरी ज़मीन है, ये आप ले लें और आप इसको काश्त करते रहें। फिर आप बन गए लैंडलॉर्ड और आपने आगे नीचे टेनेंट को लगाया हुआ है। वो जो टेनेंट आपके अंडर काम करेंगे तो वो तो टेनेंट हो गए और आप उनका लैंडलॉर्ड हो गए। और यहाँ पे लैंड ऑनर है तो मैं वहाँ का लैंड ऑनर बन गया, ज़मीन का मालिक बन गया। लैंड ऑनर वो है कि जो ज़मीन का मालिक है, लैंड लॉर्ड वो है कि जो ज़मीन लेता है और वो आगे मज़ीद टेनेंट को देता है कि आप यहाँ पे काश्तकारी करें। उसके बाद लैंड रेवेन्यू मीन्स लैंड रेवेन्यू असेस्ड और असेंबल अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी लॉ ऑफ द टाइम बिंग इन्फोर्स रिलेटिंग टू लैंड रेवेन्यू एंड इंक्लूड एनी रेट्स इम्पोज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड ड्यू टू इरीगेशन। अब जो ज़मीनें जिन ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर फसल उगता है और फसल उगने के बाद उसका कुछ परसेंटेज होता है जो कि उसका रेवेन्यू जाता है गवर्नमेंट को, तो वो जो रेवेन्यू है उसको लैंड रेवेन्यू कहा जाएगा। लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब यहाँ पे वही होगा जो कि लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 में जो मतलब है, यानी वकील के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। और नेट एसेट का क्या मतलब होगा कि नेट एसेट्स ऑफ एन स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट मींस द एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ सच स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी एक्सपेंस ऑफ कल्टिवेशन एज असर्टेन्ड और एस्टिमेटेड। नेट एसेट का मतलब ये है कि एक मौज़ा या मौज़े का ग्रुप ऑफ स्टेट वो जो सालाना जो पैदावार देती है, उस सालाना पैदावार से उस पे जितना एक्सपेंस आया होता है कल्टीवेशन पे, तो उस कल्टीवेशन को डिडक्ट करके वो साइड पे करके जितना पैदावार एस्टिमेटेड बचता है, तो उस वो जो प्रोड्यूस होता है उसको नेट एसेट कहा जाता है। यहाँ पे पटवारी को डिफ़ाइन किया गया है कि पटवारी जो है वो एक मौजे के ऊपर उसको लगा दिया जाता है, गांव के ऊपर एक इलाके के ऊपर, जो कि उस इलाके का उस मौजे का रिकॉर्ड ऑफ राइट मेंटेन करता है। उसके बाद यहाँ पे को डिफ़ाइन किया गया है कि जितना रेंट होता है उसको डिलीवर किया जाता है, रेंडर किया जाता है, तो उसको पे कहा जाता है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब ये है कि इस एक्ट के तहत जितने रूल्स बनाए जाएंगे तो उसको प्रिस्क्राइब्ड कहा जाएगा, उसका मतलब होगा कि रूल्स। और इसके अलावा यहाँ पे रेट और सेस को डिफ़ाइन किया गया है कि किसी ज़मीन को जो पानी लगाया जाता है, जो उसकी प्रिजर्वेशन की जाती हैं, उस पर जितना वो गवर्नमेंट टैक्स लगाती हैं, रेट्स लगाती हैं, उसको रेट एंड सेस कहा जाता है। इसके अलावा विलेज ऑफिसर सेस का मतलब एंड सम पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ विलेज एक्सपेंसेस, तो जितना वो विलेज ऑफिसर का मतलब सेस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ज़मीनों के ऊपर विलेज ऑफिसर जाके वो रेवेन्यू इकट्ठा करता है, तो जो विलेज ऑफिसर होता है उसको कुछ परसेंटेज जो है वो पे किया जाता है, यानी वो उसकी सैलरी यूँ समझे कि होती हैं, तो उसको सेस कहा जाता है। यहाँ पे रेंट है, रेंट मीन्स वट एवर इज़ पेएबल टू अ लैंडलॉर्ड इन मनी or coined by a tenant on account of the use of occupation of the land held by him and shall not include any cess or other contribution or due or any free personal services। तो यहाँ पे रेंट का मतलब सिर्फ यही है कि जो लैंडलॉर्ड आगे टेनेंट को लगाता है काम पे और टेनेंट को जो पे किया जाता है उसको रेंट कहा जाता है। उसके बाद है यहाँ पे रेवेन्यू कोड। ये जो एक्ट है लैंड रेवेन्यू एक्ट, इसके तहत जो है वो रेवेन्यू कोर्ट इस्टेब्लिश की जाएंगी, क्योंकि रेवेन्यू की जो मैटर्स है वो सिविल कोर्ट नहीं सुनती, उसके लिए अलग रेवेन्यू कोर्ट इस्टेब्लिश है।
रेवेन्यू ऑफिसर मीन एन ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ अ रेवेन्यू ऑफिसर। तो रेवेन्यू ऑफिसर का मतलब वो शख्स है, वो ऑफिसर है कि जिसको लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कुछ फंक्शंस दी गई हैं, ड्यूटीज़ दी गई हैं, पावर्स दी गई हैं। सर्वे मार्क मीन्स एनी मार्क सेटअप बाय अ डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान। तो सर्वे मार्क जितने की जो डिपार्टमेंट सर्वे का जो डिपार्टमेंट है वो जितने भी सर्वे करेंगी तो उसको सर्वे मार्क कहा जाएगा। सर्वे नंबर और खसरा नंबर मीन्स पोर्शन ऑफ लैंड विच द एरिया इज सेपरेट एंटर्ड अंडर एन इंडिकेटिव नंबर ऑन द रिकॉर्ड ऑफ राइट। तो जो रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है पटवारी के पास, उसमें हर शख्स के हर ज़मीन का खसरा नंबर होता है। और टेनेंट कौन शख्स होगा यहाँ पे? तो टेनेंट वो शख्स होगा जो कि किसी दूसरे शख्स के अंडर काम कर रहा होता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। और वो जो टेनेंट होता है वो जब उस ज़मीन के ऊपर काम करता है जिस शख्स के वो अंडर पे होता है, तो ये रेंट पे करेगा उस शख्स को जिसके तहत ये काम कर रहा है। लेकिन कहते हैं कि टेनेंट में वो शख्स शामिल नहीं होगा जो कि मोर्टगेजी होता है, उसका रिकॉर्ड राइट होता है वो उसमें ज़मीन में। तो ये तमाम लोग उसमें कहते हैं कि शामिल नहीं होंगे। जो गवर्नमेंट की ज़मीनें होगी वहाँ पे भी इस तरह टेनेंट वो शामिल नहीं होंगे। टेनेंसी का क्या मतलब होगा? मींस अ पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड बाय अ टेनेंट अंडर वन लीज और वन सेट ऑफ कंडीशंस। तो टेनेंसी का मतलब ये है कि जो टेनेंट होता है वो लीज़ पे जो ज़मीन लेता है तो उसको टेनेंसी कहा जाता है, कुछ कंडीशंस के साथ, कुछ शराइत के साथ। और अनइरीगेटेड ज़मीन वो है कि जो ऊपर हमने देख लिया था इरीगेटेड लैंड। तो इरीगेटेड लैंड वो थी कि जिसको ट्यूबवेल के ज़रिए काश्त किया जाता है, कोई कुएँ के ज़रिए, कोई इस तरह तरीक़े से आर्टिफिशियल तरीक़ों से जो काश्त की जाती हैं, तो वो इरीगेटेड ज़मीन होती है और अच्छा पैदावार देती है। और अनइरीगेटेड लैंड वो ज़मीन है कि जो बारानी होती हैं या सैलाबी होती हैं, तो इस तरह की ज़मीनों से जो काश्त होती हैं तो उसको अनइरीगेटेड लैंड कहा जाता है। विलेज ऑफिसर में ये तमाम लोग शामिल हैं, कानून गो, पटवारी, जाबित, कोठार, टपेदार, प्यून्स, अरबिस, रईस, हेडमैन, लंबरदार, ये तमाम लोग जो हैं इनको विलेज ऑफिसर कहा जाता है। तो इसमें मतलब ये है कि ये जो जितने भी अल्फाज हमने देख लिए हैं ये इस एक्ट में जहाँ पे भी यूज़ होंगे तो इसका जो मतलब हमने ऊपर देख लिया है इसका यही मतलब लिया जाएगा इस एक्ट में। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपकी आज का लेक्चर इंतहा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगले जो इसके सेक्शंस है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।